नमस्कार, स्वागत है आपका DTS की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। विशेषण के भाग में जो हम चल रहे हैं बिंदु में, तो इसमें आज का है 3 नंबर का विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इससे पहले हम 2 विशेषणों पे चर्चा कर चुके हैं, गुणवाचक और संख्यावाचक में। अब आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण। इस विशेषण की अगर परिभाषा लिखना चाहोगे तो कहोगे वे विकारी शब्द जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित या अनिश्चित परिमाण यानी मात्रा का बोध कराते हैं। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं कि वे परिमाणवाचक विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित परिमाण मीन्स मात्रा का बोध कराते हैं। इस प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित परिमाण। अब निश्चित परिमाण अगर कोई होता है तो जैसे आपका आ जाएगा, उदाहरण देते हैं, निश्चित 5 किलो गेहूं, जैसे 5 किलो गेहूं। या आ जाएगा 4 गज, ये कई बार आ चुका है कई परीक्षाओं में, मलमल। 4 गज मलमल एक कपड़ा होता है चिकना। अनिश्चित की बात में आप क्या करोगे, थोड़ा गेहूं, थोड़ा गेहूं। फिर क्या आ जाएगा, कुछ मलमल। कितना मलमल ये पता नहीं है, लेकिन कुछ मलमल। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि कैसे इनके अंतर को समझा जाता है। देखिए, जहां अगर कोई शब्द आता है, जहां आता है संख्यावाची विशेषण और जहां आता है परिमाणवाची विशेषण। परिमाण मीन्स क्या होता है, मात्रा। फर्क दोनों में दिखेगा, संख्यावाची परिमाणवाची। जैसे यहां आ जाएगा 5 रुपया, और यहां क्या आ जाएगा 5 किलो गेहूं। यहां जैसे आ जाएगा 4 मकान, यहां का आ जाएगा 4 गज मलमल। अब अंतर को समझिएगा, फर्क क्या है इन दोनों में, कैसे परीक्षा में इनके फर्क को समझ लेंगे। यानी संख्या और जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके बीच में कोई और शब्द नहीं होता है। यहाँ पर संख्या और वस्तु के बीच में कोई न कोई मीटर, लीटर, किलोमीटर, इंच, सेंटीमीटर आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहोगे यहां से 4 बाग 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। इस पात्र में 5 लीटर तेल है, तो शब्द के बाद में, संख्या के बाद में लीटर, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर आदि शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है। यही इन दोनों में फर्क है कि संख्यावाची में और परिमाण मीन्स जो मात्रा को बताए। मात्रा का मतलब ये होता है जिसकी नाप या तौल की जाए। जिसकी नाप तौल की जाती है वो मात्रा है, और जिसे गिना जाता है वो संख्या है। सूक्ष्म बातों को बड़ा बारीकी से अपने दिमाग में समझते रहिएगा। इसके बाद में जब नंबर 4 पे आता है
विशेषण वो ध्यान रखिएगा कौन सा विशेषण होगा। फिर इनकी एक समरी भी आपके लिए बना देते हैं। अब विशेषण से संबंधित और जो भी प्रश्न हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी आपको बता देंगे कि कैसे होते हैं। नंबर 4 पे आता है सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। क्या आएगा? सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण, एक ही बात है। जब कोई सर्वनाम, फिर से ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे होता है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ आकर, चलिए परिभाषा लिख देते हैं। जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तत्काल पूर्व आकर उसकी ओर संकेत करने लगे, उसकी ओर संकेत करने लगे, तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण बड़े कायदे से समझ लीजिएगा ताकि उस चीज को आप आसानी से समझ सको। जैसे अगर ये शब्द आता संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द वो सर्वनाम होता है। जैसे लिखा जाए राम पुस्तक पढ़ता है, अभी मैं आपको उदाहरण दे दिया। अब राम की जगह आ जाएगा वह पुस्तक पढ़ता है। अब राम पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। राम क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, ये संज्ञा है, वह का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे हुआ है, इसलिए वो सर्वनाम है। अब यही चीज को थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए और लिख दिया जाएगा वह राम पुस्तक पढ़ता है, वह राम पुस्तक पढ़ता है। अब ये वह शब्द था, ये जो शब्द था सर्वनाम था। क्या था? सर्वनाम। ये सर्वनाम कहाँ आ गया है? ये सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले आ गया। सर्वनाम संज्ञा के तत्काल पूर्व में आ गया है। अब देखिए संज्ञा के स्थान पर अगर प्रयुक्त होता तो वो सर्वनाम कहलाता। यहाँ पर वह का प्रयोग किया गया है पुस्तक के लिए, और वह पुस्तक के बीच में फर्क है। यहाँ पर वह और राम एक साथ है, वह का प्रयोग राम के लिए है। अब ये वह राम की ओर क्या करने लगा? संकेत करने लगा। संकेत, जैसे हमने कहा यह बोर्ड, यह कैमरा, ये छत, ये मार्कर, संकेत करने लगा। अब ऐसी स्थिति में अब ये क्या हो गया? ये जो आपका शब्द बन गया वो सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये ऊपर जो शब्द देख रहे थे ये तो चलो संज्ञा है, तो यहाँ पर जो शब्द था वो सर्वनाम था, लेकिन नीचे का जो है वो सार्वनामिक विशेषण था। समझ में आ गया कि हमने इसीलिए इनको लिखा ताकि आप इस बात को समझ सकें और रटने के प्रवृत्ति से दूर हो जाए। जैसे आपने लिखा उदाहरण, ऐसा आदमी नहीं देखा। ऐसा, अब ऐसा आदमी के लिए है शब्द, ऐसा किसके लिए? आदमी के लिए। ऐसा एक सर्वनाम है और आदमी एक जातवाचक संज्ञा है। ऐसा आदमी नहीं, संकेत हो गया ऐसा आदमी नहीं देखा। तो समझ रहे आप कि अगर सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले आ जाए, जिसके लिए उसका यूज है, तब वो उसकी ओर इशारा करेगा, फिर वो सर्वनाम की जगह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। थोड़ा पीछे के अगर क्लासेस आप वीडियो देखेंगे तो और भी आपको पता चल जाएगा। जब हमने सर्वनाम पढ़ाया था तो भी इस चीज का, इस बात का उल्लेख किया गया था। अब प्रायः सब इनकी विशेषणों की संख्या जो है वो 4 ही है, लेकिन व्यवहार में एक और विशेषण का प्रयोग किया जाता है
कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसे भी आप समझ लें, और उसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक, ये बहुत ध्यान से इस बात, व्यक्तिवाचक विशेषण ध्यान समझिएगा। परिभाषा क्या है? जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी जातिवाचक संज्ञा का विशेषण बन जाए, क्या विशेषण बन जाए। बहुत आराम समझिएगा, तो ये चीजें सदैव आपको स्मरण रहेगी और ध्यान रहेगी। क्या कहा गया? जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बताने लगे। जैसे यहां पर अगर हम कोई शब्द लिखें, जैसे हमने लिखा बनारस, लखनऊ, फिरोजाबाद, कोल्हापुर, सुल्तानपुर, जैसे बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, फिरोजाबाद हो गया, कोल्हापुर हो गया, और कोई ऐसे शब्द आप लिख, कई ऐसे शब्द बन जाते हैं जिन्हें आप लिख सकते हो। अब ध्यान रखिएगा, ये सभी शब्द हैं, ठीक है। अब जैसे कोई और भारत लिख देते हैं, भारत एक देश का नाम, ये शहरों के नाम है, ये देश का नाम है, ये सभी प्रॉपर नाउन में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब इनसे बनाते हैं विशेषण। जैसे आप बनाया बनारसी साड़ी, लखनवी कुर्ता, फिरोजाबादी चूड़ी, कोल्हापुरी चप्पल, भारतीय सभ्यता। अब क्या है? बनारस एक विशेषण है और साड़ी एक विशेष्य है, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये जातवाचक संज्ञा की विशेषता है। साड़ी की विशेषता है वो बनारसी है, कुर्ता की विशेषता वो लखनवी है, चूड़ी की विशेषता फिरोजाबादी है, चप्पल की विशेषता वो कोल्हापुरी है, और सभ्यता की विशेषता वो भारतीय है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की विशेषता प्रकट करने लगे, इस स्थिति में उसे व्यक्तिवाचक विशेषण की संज्ञा दी जाती है। अगर परीक्षा में ऑप्शन कोई ऐसा प्रश्न आए और व्यक्तिवाचक विशेषण उसमें ऑप्शन दिया गया हो तो वो करिएगा, और ना दिया गया हो तो इसे फिर क्या करेंगे, इसे क्या मानेंगे, फिर इसे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत मानेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब जो सभी जितने भी विशेषण आपने देखे हैं, इन सबको अगर एक स्थान पे लिखा जाए, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण यानी मात्रा वाचक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण, और व्यक्तिवाचक
विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब क्या यहां देखिएगा, गुणवाचक विशेषण में लाल, हरा, नीला, पीला, ताजा, गुलाबी, बैंगनी, बासी, ऊंचा, अच्छा, भला, बुरा, पुराना, नया, इस प्रकार के शब्दों का यहाँ प्रयोग होगा। संख्यावाची विशेषणों की संख्या का बोध कराएंगे। अब इनके दो भेद होंगे, एक होगा अनिश्चित संख्या और एक होगी निश्चित संख्या। निश्चित संख्या, जो निश्चित संख्या होगी, पुनः इसके चार भेद होंगे, जिन्हें कहोगे गणनावाचक, फिर कहोगे क्रमवाचक, फिर कहोगे आवृत्तिवाचक और फिर कहोगे समूहवाचक। गुण परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होंगे, निश्चित और अनिश्चित। सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम किसी दूसरे की विशेषता बता दे। और व्यक्तिवाचक संख्या क्या हो जाएगी विशेषण, जब कोई प्रॉपर नाउन किसी कॉमन नाउन की विशेषता का बोध करा दे। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। मैंने सभी प्रकार के विशेषण, उनकी परिभाषाएं, उनसे जुड़े हुए शब्द, उनसे जुड़े हुए वाक्य, उनके उदाहरण सब आपको बताए। अगली क्लास में कल हम आपको बताएंगे विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। और परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, कोई भी शब्द दे दिया, ये विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो उसे भी बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ उदाहरण भी देख लेंगे, ताकि भी चीजें और भी आपकी क्लियर हो जाए। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती हो तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। संपूर्ण हिंदी विधिवत आपको पढ़ाई जाएगी, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।